जैसे कि हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझा था कि डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है कि अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना कि आपके जो ओवरऑल रिटर्न है वो इफ़ेक्टिवली ग्रो करता रहे। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हर किसी के लिए सेम होता है? जैसे कि अगर 3 फ्रेंड हैं, फर्स्ट वन जो अर्ली 20s में है, सेकंड वन जो 30s में है, जो 40 प्लस एज में है, तो क्या जो तीनों का जो डिसीजन रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो तीनों का सेम नहीं होगा? क्योंकि हर किसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, डिसीजन जो वो लेना चाहता है वो हर किसी का अलग अलग है कंसिडरेशन के लिए। एग्जांपल के लिए अगर हम 20 ईयर पर्सन को लेते हैं तो उसके पास आगे काफ़ी टाइम जो है वो बचा हुआ है, जिससे वो और भी इफ़ेक्टिव डिसीजंस ले सकता है, अपने लाइफ में थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकता है। उसके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आगे वो बहुत सारा अवेलेबल है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है उसके फैमिली या अदर मेंबर का है। वही जो 30s का है उसके ऊपर फैमिली का जो बर्डन है वो रहता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि वो अब सारे अपने डिसीजंस को और जो 40s है उसके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर तीनों का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर सेम नहीं है तो वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करे कि वो अच्छा रिटर्न जनरेट करते रहे। अर्ली 20s में है या 20s में है, वो अपने पोर्टफोलियो को एग्रेसिवली रिस्क टेकिंग में ले सकता है ताकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सके। वही जो मिड रेंज जो 30s में, अपने अर्ली 30s या 30s में या मिड 30s में, वो अपने डिसीजंस को थोड़ा मॉडरेट लेते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को मॉडरेट रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होता है। और फिर जो अपने 40s में हैं वो अपने रिस्क को थोड़ा और भी कंट्रोल में लेते हैं, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, ताकि उस फाइनेंशियली डिसीजंस के उसके वजह से उसके फैमिली पे या उसके हेल्थ पे या और भी किसी सर्कमस्टांसेस पे उसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट ना करे। 40s में होते वो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को मॉडरेट या मॉडरेट से कम रख। एग्जांपल के लिए जो हम लोग 3 कैटेगरी बना रहे हैं, जिसमें कि पर्सन जो है वो अपने अर्ली 20s में या 20s पे है, या फिर सेकंड वन जो अपने 30s में है, और फोर्थ वन या 40 या 40 के प्लस है। तो अर्ली 20s का जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़्यादा हाई या हाई रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न्स के लिए वो अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उसे रिटर्न को दे सके। हर पर्सन का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट जब मेन 3 कंपोनेंट होता है आपके फाइनेंशियल जर्नी को इफेक्टिवली पहला आपका इनकम क्या है, दूसरा आप किस एज में अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, और तीसरा कि आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, सो दैट कि वो एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। आप अपने अर्ली 20s में आप अपने 40 प्लस एज वाले ग्रुप का उस तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास अर्ली 20s में आपके पास एक्सेस है अपने रिस्क को ज़्यादा लेने का, ताकि वो एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके दे सके। अगर आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं देगा। वही अगर आप उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का, अपने अर्ली इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो आपके लिए अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप एंड योर इनकम एंड योर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, आप इन तीनों फैक्टर्स को देखते हुए अपने फाइनेंशियल जर्नी को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि वो आपको फ्यूचर में एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके दे सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फाइनेंशियल जर्नी में। वो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर उनका सैलरी जो है वो डिफरेंट है तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हर 30s का जो पर्सन है वो सेम अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसका जो इनकम है वो सेम नहीं होगा। तो अपने इनकम के अनुसार ही पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया जाता है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कि जैसे कि इनकम क्या है पर्सन का, एज क्या है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या, इन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा। अगर कोई पर्सन अपने 20s में है तो अपने मोस्ट ऑफ द इनकम को इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। वही 30s में अगर वो वही पर्सन हो तो वो अपना कम्प्लीटली डिप्लॉय नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट के तहत, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और भी EMIs वगैरह उसका हो जाता है, लोन्स का बर्डन, EMIs का बर्डन, फैमिली बर्डन्स, इन सारे की वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है पोर्टफोलियो वो 30s में है। उसका रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू 20s, क्योंकि
उसके ऊपर फैमिली का, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का बर्डन है। हाउस अगर वो परचेज़ किया है तो हाउस का, लोन्स का, ईएमआईज़ का और भी बहुत तरीके का बर्डन्स होता है जो उस पर्सन को कैरी करना होता है। वही अगर कोई 20s में हो तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, तो वो जितना एग्रेसिवली वो चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जितना हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में कर सकता है, ताकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे उसे एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न्स जनरेट करके। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो हम लोग के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ्स है, गोल्ड्स है, रियल एस्टेट है, बिजनेस है, कमोडिटीज़ है, बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन हर पर्सन हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर जो अपने अर्ली 20s में है, जो या प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अमाउंट चाहिए होता है, ताकि आप कोई प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सको, या फिर आप उसे एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से परचेज़ करो। लेकिन अदर इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि स्टॉक मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स या SIPs वगैरह करना, ये अर्ली 20s में लोग कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसे कि हम लोग समझे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है कोई भी पर्सन के लिए अर्ली 20s में, जो है जैसे कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट करना, या फिर म्यूचुअल फंड्स में करना, या फिर गोल्ड्स में गोल्ड परचेज़ करना। फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए SIP एक जो है वो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए जर्नी का। इसमें ये है कि आप एक सर्टेन अमाउंट को फिक्स कर देते हैं जो आप हर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सके। तो क्या जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो लोग करते हैं वो क्या हर किसी के लिए सेम रेशियो है? नहीं, क्योंकि जो अपने अर्ली 20s में है वो ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट है वो चाहेगा इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, जिससे वो अच्छा रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर में वो जनरेट कर सके। लेकिन वही जो अपने 30s या मिड 30s में है, वो उसका डिसीजन इस तरीके से हो सकता है कि वो रिटर्न रेगुलर बेसिस पे जनरेट कर सके। 40 या 40+ एज की कैटेगरी के जो लोग हैं वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि उनका रिस्क भी कम होता है और रिवॉर्ड है वो एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमेशा रेगुलर टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहता है। ये बहुत और भी सेफ ही होता है एज़ कम्पेयर टू 20s, क्योंकि 20s में आपके पास टाइम है 20 पीरियड ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू जो 40 में है, तो आप एग्रेसिव ले सकते हो डिसीजंस, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा रेट ऑफ रिटर्न्स को जनरेट करके दे सके। वही जो अदर कैटेगरी के लोग हैं वो थोड़ा सेफ या फिर मॉडरेट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या करना चाहिए। जैसे कि जो अर्ली 20s में है वो अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसीज में, ताकि वो आने वाला टाइम में वो एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न्स को वो जनरेट करके दे सकता है। लेकिन जो अपने 30s में हो या मिड 30s में हो, उन लोगों का पोर्टफोलियो डिसीजन इस तरीके से होता है कि वो अदर कमोडिटीज़ या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वो स्टॉक मार्केट्स में रहते हैं तो वो सेफ में जाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक्स में, फिर या म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि गोल्ड जो है उसको एक सेफ हेवन की तरह कंसिडर किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, रियल स्टेट्स में भी वो इंट्रोड्यूस करने अपने अमाउंट को चालू करते हैं। वही अगर 40s में जो पर्सन हो या 40+ के एज हो, वो उनका जो पोर्टफोलियो डिसीजन रहेगा वो स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो अगर वो पहले से करते आ रहे हो तो वो अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो को वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज़ या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में। वो अपने परसेंटेज वाइज अब वो ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि गोल्ड्स में, रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, या फिक्स डिपॉजिट्स में, या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में। ये सब में जनरली जो मिड 30s या 40+ के लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट ना रहे उनके फाइनेंशियल जर्नी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप या फिर अकॉर्डिंग टू योर इनकम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा बन के आ सके। अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, टाइम टू टाइम एडजस्ट ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हर एज ग्रुप में आपका जो फाइनेंशियल टेकिंग डिसीजंस रहेगा या फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगा वो धीरे धीरे घटते जाता है। तो इस वजह से अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी स्टार्ट कर सकें, आप अपने पोर्टफोलियो को उतना ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हर पर्सन का रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, एज ग्रुप एंड अदर फैक्टर्स के अनुसार।
कोई पर्सन अपने अर्ली 20s में हो तो वो जितने ज़्यादा रिस्क के इंस्ट्रूमेंट्स में वो चाहता है इन्वेस्टमेंट करना, या फिर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि आने वाले वो जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उससे मिल सके। जैसे कि वो ज़्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट को या तो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना पसंद करता है, या फिर टेक्नोलॉजीज कंपनी म्यूचुअल फंड का में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, क्रिप्टो करेंसीज में, ताकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जब मार्केट एक इफेक्टिव और अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके देगा तो वो बाद में उसे और भी अर्ली एक्सेस देता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। वही अगर कोई पर्सन अपने 30s में हो तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क टू हाई रिवॉर्ड में नहीं रखता है, बल्कि मॉडरेट में रखना चाहता है, जो कि एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स को जनरेट करके उसका इन्वेस्टमेंट दे सके, ताकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इफेक्टिवली वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के टुवर्ड्स वो अपने जर्नी की तरफ बढ़ते जाए। लेकिन वही जो 40s में हो, अपने 40s में या 40+ में जो लोग हो, वो अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं बल्कि सेफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ETFs में, या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें कि रेट ऑफ रिटर्न कम भी हो तो ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो को वो डैमेज नहीं करता है, बल्कि वो इफेक्टिवली आपको वो रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके देता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास अर्ली 40s में एक अच्छा एक्सेस अमाउंट रहता है, अगर उस पर आपको कम रेट ऑफ रिटर्न भी अगर जनरेट करके दे, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर, जो कि 10 to 12% रेट ऑफ रिटर्न भी अगर आपको आपके 40s में दे, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मेन फंडामेंटल पॉइंट ही यही होता है कि आपके पास टाइम कितना हो। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा वो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स आपको जनरेट करके देगा, क्योंकि टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न्स को जनरेट करके देता है, जो कि टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम लोगों को जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको अर्ली रिटायरमेंट का एक्सेस जल्दी मिल सकता है। फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मनी इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी थिंग इज़ दैट आप कितने लंबे टाइम तक अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करके रखते हो। आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो आप कितने जल्दी स्टार्ट करते हो। जैसे कि अगर कोई पर्सन ए है, वो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को अगर 20s में स्टार्ट करता है तो उसके पास 40 इयर्स का टाइम स्पैन होता है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब कि अगर वो अपने 20s में ही अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करता है तो उसके पास एक्सेस ज़्यादा कंट्रोल होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अर्ली रिटायर होने के अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा जनरेट करता है। वही एज़ कम्पेयर टू अगर आप 30 पे करते हो तो आपके पास जो वो 10 ईयर का पीरियड ऑफ टाइम जो था वो आपके पास अब वो नहीं रहेगा, जो कि 10 ईयर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा एक लंबा टाइम पीरियड होता है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को, आपको उतना अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके देगा। सो start your financial journey today and grow your portfolio effectively.